नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयकों को सर्वसम्मति से पास कर दिया। इन विधेयकों के पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 76% हो गया है। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य के आदिवासी समुदाय को 32%, जबकि ओबीसी को 27%, दलित समुदाय को 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 4% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा कि वो सभी दलों के विधायकों से अनुरोध करते हैं कि वो विधानसभा स्पीकर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मिलें और उनसे इन संशोधन विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करें। बता दें, इससे पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया था। बता दें, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 के फैसले से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया था। उससे ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद तमाम राज्य सरकारों ने 50% आरक्षण की सीमा रेखा को पार करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता के घर हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका पूर्व मेदिनीपुर जिले में भूपति नगर थाने के अंतर्गत अर्जुन नगर क्षेत्र में टीएमसी के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर पर शुक्रवार रात को हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि इसने मिट्टी से बने उनके घर की छत को उड़ा दिया। मृतकों में तृणमूल के स्थानीय नेता राजकुमार मन्ना शामिल हैं। उनके अलावा राजकुमार के भाई देव कुमार मन्ना और एक अन्य व्यक्ति विश्वजीत गायन की भी मौत हो गई। जिस इलाके में यह घटना हुई उसके पास ही शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सभा होनी थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता के घर धमाके के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इस धमाके के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं कोई धमाका होता है तो हम देखते हैं कि इसमें टीएमसी के नेता शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक लोग टीएमसी में बैठे हुए हैं और ऐसे में धमाके को लेकर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रीकांत मजूमदार ने आरोप लगाया, ये धमाका टीएमसी नेता के घर में उस वक्त हुआ जब वो कच्चा बम बना रहा था। उन्होंने कहा कि टीएमसी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में डर का माहौल बना रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के अन्य नेता हमलावर हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए उनके एक बयान का दुरुपयोग कर रही है। खड़गे ने कहा कि वे इसका दुरुपयोग चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब व्यक्तिवाद नहीं है, ये नीतियों के बारे में है। वो इसे केवल एक व्यक्ति से जोड़कर देखते हैं जो हर जगह है। बता दें, गुजरात में चुनावी रैली के दौरान खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि किसी और को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना है, विधानसभा चुनाव में, संसदीय इलेक्शन में भी सूरत देखना है। हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को रद्द करने पर बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द किया और संसद में आवाज नहीं हुई तो मैं भौचक्का था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले संविधान के एक प्रावधान को इस तरह रद्द कर दिया गया हो। मालूम हो कि एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें न्यायपालिका खुद जजों की नियुक्ति करती है। लेकिन सरकार इसके विरोध में लगातार आवाज उठा रही है। हालांकि सरकार के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार जजों की नियुक्ति करने लगी तो न्यायपालिका पर बड़ा खतरा आ सकता है। बता दें, उपराष्ट्रपति दिल्ली में 8वें डॉक्टर एलएम सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता को समन भेजा है। सीबीआई ने उनसे 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक या तो दिल्ली स्थित सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ के लिए आ सकती हैं या फिर सीबीआई के हैदराबाद में स्थित दफ्तर। सीबीआई के द्वारा कविता को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले की जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं और हो सकता है कि आपको इस बारे में जानकारी हो, इसलिए ऐसे तथ्यों की जांच करनी जरूरी है।
नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के अफसरों से कहा है कि वो 6 दिसंबर को उनसे हैदराबाद में स्थित उनके आवास पर आकर मिल सकते हैं। बता दें, विवाद होने के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में तेलंगाना की कुछ कंपनियां भी सीबीआई की रडार पर हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उपसचिव को गिरफ्तार किया। अधिकारी की पहचान सौम्या चौरसिया के रूप में की गई। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जांच एजेंसी सौम्या से पिछले 2 महीनों में कई बार पूछताछ कर चुकी है। गिरफ्तार सरकारी अधिकारी अवैध खनन के एक मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर थीं। ईडी द्वारा तलाशी लिए जाने से पहले आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा था। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सौम्या के खिलाफ यह राजनीतिक कार्रवाई है और इसके खिलाफ वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। बता दें, आयकर विभाग ने पिछले साल जून में कहा था कि उसने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छापेमारी के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। हवाला लेनदेन के तहत बिना औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के ही नकदी का हेरफेर हो जाता है। गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उनको ये अवार्ड सौंपा। भारत सरकार की तरफ से मिला ये सम्मान स्वीकार करने के बाद सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है जो हमेशा उनके साथ रहता है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं अपने अंदर बसे भारत को साथ ले जाता हूं, इस खूबसूरत सम्मान को छोड़कर जिसे मैं किसी एक जगह पर सुरक्षित रखूंगा। बता दें, भारतीय अमेरिकी पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मदुरै में जन्मे पिचाई को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक नामित किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह आदेश थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पुजारी की एक याचिका के जवाब में दिया, जिसमें मंदिर के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पुजारी एम सीतारमन ने नवंबर 2022 में यह याचिका दायर की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।